सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएसई ऐप। और क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का जो है वो आपका लॉन्च हो चुका है। इसका शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। मंडे को मतलब कल एक तो 4th को आपकी मैपिंग की क्लास हो गई है। 6 जनवरी को आपकी क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग से रिलेटेड। वेडनेसडे को मैपिंग में पासेस और रिवर है, पहले माउंटेन डिस्कस कर रहे हैं। फिर फ्राइडे सैटरडे को एग्रीकल्चर फॉर जीएस रहेगा, तो ये आपका रहेगा। तो पहले इन सारी चीज़ों को जो अनटस्ट चीज़ें इनको कंप्लीट करेंगे। और पूरा स्टैटिक और 2 साल का करंट अफेयर इस कोर्स के अंदर है। ज्वाइन करने के लिए यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे सीएसई ऐप। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आज के जो टॉपिक है, कवांगो प्रोविंस जो है रिसेंटली न्यूज़ में था ऑन अकाउंट ऑफ ए मिस्ट्री एलिमेंट नेम्ड डिजीज एक्स। सो इससे काफ़ी सारे इश्यूज जो है रेज हुए। तो डिजीज एक्स से रिलेटेड, द गिवन रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, कवांगो प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज़ कॉन्गो का ये हिस्सा है। वांगो प्रोविंस की अगर हम बात करें तो यहाँ डिजीज़ एक्स कॉन्गो के अंदर देखने को मिला है। और जो कॉन्गो की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने कहा कि एक्स दैट सिकनेस ऑफ स्टिल अननोन। तो यहाँ पे मतलब डिजीज़ एक्स बेसिकली ये एक टर्म यूज़ होता है जिसमें पहले से जो डिजीज़ है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अब क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नए तरीके का वायरस में म्यूटेशंस हो रहे हैं, नए तरीके की बीमारियाँ हो रही हैं, तो उनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है मिस्ट्री डिजीज एलिमेंट, जैसे डिजीज एक्स शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे कॉन्गो में ये कवांगो प्रोविंस लोकेटेड है जहाँ पे ये देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज अबाउट द डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन डाउन टू अर्थ है जेंडर एक्शन प्लान टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये अडॉप्ट किया गया था COP 13 के अंदर चाइना के अंदर। जेंडर कॉकस इस्टेब्लिश किया गया था COP 14 में न्यू दिल्ली के अंदर। कंसेंसस वाज रीच्ड एट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन to combat desertification, Abidjan, Ivory Coast, that gender caucus was an effective platform to strengthen and accelerate gender conversation policy program and एजेंडा। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर है। तो क्वेश्चन ऑफ वुमेन गेटिंग डिसीजन मेकिंग रोल, मतलब मेन एम ये रखा जा रहा है, डिस्कशन हो रहा है कि जो वुमेन है दे शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे डेजर्टिफिकेशन एक बड़ा इशू है। डेजर्टिफिकेशन इन द सेंस की जो ड्रॉट लाइक कंडीशन स्प्रेड हो रही है, इससे रिलेटेड कई सारे देश हैं जो कि इस कन्वेंशन का हिस्सा हैं और वो साथ में उनकी मीटिंग होती है। तो 13th मीटिंग, 14th मीटिंग, 15th मीटिंग जो इस पर मैंशनड है स्पेसिफिकली है, तो उसमें चर्चा की गई थी कि जेंडर रिलेटेड आस्पेक्ट की जो वुमेन गेटिंग अ डिसीजन मेकिंग रोल टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और ये बेसिकली 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग आपकी हुई थी अभी फ़िलहाल, जो अभी लेटेस्ट हुई थी रियाद में हुई थी, जो कि COP 16 था, उसमें ये बात चर्चा की गई थी। कंसेंसस इस बात के लिए रीच किया गया था COP 15 के अंदर, आइवरी कोस्ट जो है। और वहाँ पे कहा गया था कि लाइक कैसे जो है जेंडर कन्वर्सेशन पॉलिसी प्रोग्राम इस चीज़ में हम इंक्लूड कर सकते हैं। और ये पहले भी इस चीज़ पर चर्चा हुई थी COP 14 के अंदर न्यू दिल्ली में, तो वहाँ भी इस्टेब्लिश किया गया था। फिर COP 13 में चाइना की बात करें तो यहाँ पे जेंडर जो एक्शन प्लान है वो आपका अडॉप्ट किया गया था एट UNSCD COP 13 चाइना के अंदर 2017 के अंदर। ये चीज़ आपकी की गई थी 2017 में। तो फैक्ट्स आपको याद रखना है। अब इसमें देखो जो ये चाइना के अंदर स्पेसिफिकली एक्नॉलेज किया गया था कि क्या रोल वुमेन प्ले कर सकती हैं लैंड रेस्टोरेशन के लिए और लैंड का सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि कंसेप्ट अगर आप डेवलपिंग देशों में देखोगे तो एक तो ऐसा नहीं सिर्फ डिसीजन मेकिंग के अंदर, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर देखोगे दैट इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो मतलब वुमेन का भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी रोल है। तो वुमेन किस टाइप से क्या रोल प्ले कर सकता है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड मैनेजमेंट के कंटेक्स में। तो ये है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखना है। पोलावरम प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज़ में था। अब आपको बताना है कि ये किस रिवर के है, तो ये बहुत बार डिस्कस किया है। तो ये बेसिकली गोदावरी रिवर के अंदर है। और यहाँ पे मतलब जैसे उड़ीसा की कई ट्राइब्स हैं, उन्होंने कहा भी है कि पोलावरम प्रोजेक्ट जब बनेगा गोदावरी रिवर के अंदर तो इससे मतलब कई सारे जो एरियाज़ हैं वो सबमर्ज हो सकते हैं। और यहाँ पे भी कहा गया कि जब ये बनेगा तो एक रिवर जिसका नाम सबरी रिवर है, सबरी जो रिवर है उसमें मतलब पानी और आपका इंक्रीज़ हो सकता है। तो बैक वाटर जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में
जाएगा जब ये डैम, क्योंकि डैम बनेगा पानी रुकेगा तो काफ़ी सारा जो आप कह सकते हो कि एरिया उससे डूब भी सकता है, कुछ एरिया छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का भी। और यहाँ पे रिजर्वायर्स कवर द फेमस, ये जो रिजर्वायर है एक फेमस जो एक आप कह सकते हो जो पोलावरम है कवर करेगा, जिसे नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, तो पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और नेशनल वाटरवे फोर्स जो है ये भी कंस्ट्रक्शन में ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर। ठीक है, गोदावरी रिवर की बात करें तो ये भी आपको देखना है कि एक तो पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और नेशनल वाटरवे 4 भी आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, तो ये फैक्ट्स याद रखने हैं। देखो प्रीलिम्स के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि क्रैश कोर्स चल रहा है, बाद में कभी वीडियो आप देखें तो ध्यान रहे, और इसके ऊपर मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा, और जो इस वीक का शेड्यूल है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। चलो क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। A wasteland refers to the graded land which can be brought under the vegetative cover with reasonable effort। मतलब वेस्टलैंड ऐसी है कि लैंड तो डिग्रेडेड है बट कुछ एफर्ट करेंगे तो वो रिकवर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया 17% जो इंडियन जोग्राफिकल एरिया वेस्टलैंड है। अब इसमें आपको बताना है कि लाइक दोनों सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट आपके इसमें सही है, बट इसमें जैसे इसमें वेस्टलैंड की डेफिनेशन भी आपका दे रखा है। अभी दूसरा स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन वी कांट सीट कि सेकंड स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन करता है, बट है ना। तो वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि लगभग 119 स्क्वायर किलोमीटर वेस्टलैंड है बिकेम नॉन वेस्टलैंड, एंड 496 स्क्वायर किलोमीटर नॉन वेस्टलैंड बिकम वेस्टलैंड। मतलब कुछ पार्ट वेस्टलैंड से नॉन वेस्टलैंड और नॉन वेस्टलैंड से वेस्टलैंड बन गया। लगभग 17% इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है जो कि वेस्टलैंड है। ये टर्म जो है ब्रिटिश ने कॉइन किया था पहली बार, द टर्म वेस्टलैंड डिफाइन 1985 में नेशनल वेस्टर्न डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको कहा था। और इसमें कहा था कि जो भी डिग्रेडेड लैंड है विच कैन बी ब्रॉट अंडर वेजिटेटिव कवर, अगर एफर्ट आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में, ये फैक्ट्स थोड़े से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसमें बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें। आप सेशन को लाइक जरूर से करें, है ना, जितने लोग भी देखते हैं, क्योंकि बहुत एफर्ट रहता है, क्वेश्चंस में भी एफर्ट्स हैं, सब में है, सेशन भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, जहाँ मौका मिले ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि देखो यूपीएससी का कंटेंट है, अब ये कोई नाच गाना टाइप जो वीडियो चलते हैं वो वाला नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसमें एफर्ट लगता है, तो आपका भी एक पार्टिसिपेशन ज़रूर से ज़रूर चाहिए, जैसे एक मोटिवेशन बना रहे और ऐसे कंटेंट आपको मिलता रहे। ठीक है, ये एक प्रयास जो है वो चलता रहे। तो विथ रेफरेंस टू यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे लिचस्टीन और यहाँ पे है ना, तो कौन कौन से देश है ये आपसे पूछा है, स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें आइसलैंड है आपका, ये ध्यान में रखना है, लिचस्टीन भी आपका है, इसमें नॉर्वे भी है, एक तो नॉर्वे आ जाता है इसमें, ये ध्यान में रखना, नॉर्वे है और स्विट्ज़रलैंड है, इसमें जर्मनी नहीं है। तो इसमें कितने देश हैं, 3 देश आपके इसके अंदर लोकेटेड हैं। तो हमने लाइक ये सेटअप कब हुआ था, 1960 के अंदर ये सेटअप हुआ था, 7 मेंबर्स थे उस समय। और एम क्या था कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि व्यापार को प्रमोट करना बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, है ना, कई प्रकार की जो ड्यूटीज़ लगती हैं, और मेंटेनिंग डेवलपिंग द EFTA कन्वेंशन, है ना, ये चीज़ का मैनेजिंग द एग्रीमेंट ऑन यूरोपियन इकोनॉमिक एरियाज विच ब्रिंग्स टुगेदर द मेंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन और 3 ऑफ द EFTA। ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन भी किया गया था, और उसमें जो आइसलैंड और लिचस्टीन और नॉर्वे साथ में आना, और यूरोपियन यूनियन और 3 जो आपके आइसलैंड, लिचस्टीन और नॉर्वे साथ में आता है, और वो प्रयास था उनका कि सिंगल मार्केट बने। सिंगल मार्केट का मतलब होता है कि जैसे आप कभी भी जाओगे ना, आपके कई, जैसे मान लो एक जगह होगी आपके शहर में जो कि मतलब मोबाइल मार्केट है, तो मतलब सारी मोबाइल की दुकान एक जगह, तो एक मार्केट का रूप हो जाता है। तो सिंगल मार्केट किसी देश को मिला के करते हैं तो किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं और उसमें चीज़ें आसान हो जाती है। तो EFTA बजट जो है प्रिपेयर दो करेंसीज में होता है, एक तो स्विस फ्रैंक में होता है और यूरोज में होता है। 3 ऑफ द 4 EFTA स्टेट्स कंट्रीब्यूट टू कोहेजन इन यूरोपियन यूनियन थ्रू सेपरेट अरेंजमेंट। ये भी चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स owns 49% NARCL with the remaining stake held by private banks। NARCL is registered with the SEBI के साथ रजिस्टर होते हैं एज एन एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी। कैनारा बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक। NARCL was incorporated in 2021। NARCL buy bad loans from banks, manage them and then sell them through the bidding to recover funds। तो ये चीज़ आपसे पूछा, इनकरेक्ट कौन है। ठीक है, इनकरेक्ट इनमें से कौन कौन से हैं, स्टेटमेंट आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, दे ओन्स अराउंड 51% ऑफ द NARCL का
50%, ठीक है, विद द रिमेनिंग स्टेक हेल्ड बाय प्राइवेट बैंक, ठीक है। तो कैनारा बैंक इज़ द स्पॉन्सर बैंक यहाँ पे, तो ये तो सही है। ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका जो है इसमें गलत हो गया। और उसके बाद अगर देखा जाए, ठीक है, दूसरा जो है इसके बाद आपका कहा गया कि ये जो इनकॉर्पोरेट किया गया था दैट इज़ इन जुलाई 2021 को किया गया था। फिर उसके बाद इसमें कहा गया है कि NARCL की अगर बात किया जाए तो NARCL पर्पज इज टू क्लीन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द डिस्ट्रेस्ड लोन विच कैन हेल्प टू स्टैब्लिश बैंक्स एंड इम्प्रूव द। तो NARCL बेसिकली बाय बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। बैड लोन्स का मतलब क्या होता है, दे आर टॉकिंग अबाउट द कि बैड लोन्स क्या है। तो बैड लोन्स का मतलब जैसे मान लो कि जैसे लोन दिया उस एक समय के बाद जो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो बैड लोन्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो देखो ये स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत ही है। तो यहाँ पे NARCL बाय बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक मैनेजेस देम और मैनेज करता है एंड देन सेल देम थ्रू बिडिंग टू रिकवर फंड्स, ठीक है, टू रिकवर फंड। तो ये भी स्टेटमेंट आपके लिए सही है। तो ठीक है, तो ये फिर जो है इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड हैंडल द रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें आपका एक संस्था है जो कि रिजोल्यूशन को देखती है, जो भी मतलब डेट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो उसका नाम है दैट इज़ IDRCL, ये नाम है, दैट इज़ इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड हैंडल्स द रिजोल्यूशन, वो आपका देखती है। NARCL जो है ये रजिस्टर्ड सेबी के साथ नहीं है, ये RBI के साथ रजिस्टर्ड होती है, ये फैक्ट आपको याद रखना। तो ये सेकंड गलत हो गया, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के कंटेक्स्ट में है ना। इसका कैनारा बैंक इसका स्पॉन्सर बैंक है, 2029 में इनकॉर्पोरेट हुआ। ये मेनली जो बैड लोन्स हैं उनको कैसे बाय करके और फिर उसको सही करना, ये है। पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें 51% जो है उसका ओन करते हैं, तो ये है। तो आपकी इनकरेक्ट है लाइन, याद रखना, तो 2 इस पे इनकरेक्ट। विथ रेफरेंस टू द पावर ऑफ क्लेमेंसी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है। President can pardon death sentence including those by the states. Supreme Court in Maru Ram versus Union of India held the President Act can be independent of the Council of Minister, ठीक है। तो यहाँ पे US प्रेसिडेंट जो यहाँ पे अगर देखा जाए सो इंडिया के कंटेक्स्ट में इफ़ यू टॉक अबाउट, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि लाइक है ना। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्लेमेंसी जो है वो आपका आर्टिकल 72 के अंदर इस पार्डनिंग पावर ये है। द स्कोप ऑफ पावर एक्सटेंड नॉट टू फेडरल यूनियन बट ऑल्सो स्टेट क्राइम्स। प्रेसिडेंट जो है दे कैन पार्डन डेथ सेंटेंस इंक्लूडिंग दोज बाय द स्टेट्स। US की बात करें, दे कैन ओनली, US में क्या होता है कि वो सिर्फ पार्डन कर सकते हैं सिर्फ जो कि फेडरल है, मतलब यूनियन कंटेक्स्ट में उसी में, बट भारत के अंदर स्टेट लेवल पे भी किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मारू राम वर्सेस यूनियन उस केस में कहा गया था कि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड वो अपने कैनॉट ही जो है कैनॉट, ये आप ध्यान रखना कि कैनॉट एक्ट ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, अपने डिस्क्रिप्शन में एक्ट नहीं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होती है। केस आपको स्पेसिफिकली याद रखना, पहला तो सही है, दूसरा गलत है, आंसर आपका ए हो गया। जस्टिस मित्तल के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। कमेटी रिसेंटली आपकी न्यूज़ में थी, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये डी है, टू मॉनिटर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एफर्ट, मणिपुर के अंदर है। तो ये कमेटी आपका गठन हुई थी, और ध्यान में रखना। सेशन को आप लोग लाइक जरूर से करें। और मैं आपको बता देता हूँ क्रैक प्रलिम जो आपकी प्रलिम्स की चल रहा है क्रैश कोर्स, बहुत अल्टीमेट है। मैंने अभी कुछ, अगर आप चाहो तो डेमो लेक्चर का भी लिंक देख लेना। अब इसमें मैं पूरी मैपिंग आपको करवा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा हिट शो कर देता हूँ, देखो बहुत अल्टीमेट यहाँ पे इस टाइप से ये कंटेंट है जो मैपिंग का मैं करा रहा हूँ। ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये किताब भी बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी। तो बुक से पूरा माउंटेन्स और ये सब बहुत अल्टीमेट तरीके से कंप्लीट करा दूंगा इसके, है ना। तो पूरा मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपकी मैपिंग कंप्लीट कराऊंगा पूरी, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रहे। एग्रीकल्चर फॉर GS, बाकी करंट अफेयर्स भी है इसमें, सारे सब्जेक्ट्स में जो भी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बट प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर्ड रहेगा। हाँ, बट मेरा ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप अगर इस कोर्स से जुड़ते हैं तो ज़रूर से कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहली बार जीवन में UPSC की कॉपी खोली है तो वो, है ना, तो वो स्थिति हो तो फिर आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि जो कंटेंट पूरा कवर करना वो सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगा, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स, करंट अफेयर्स। तो ये अल्टीमेट है। और ये शेड्यूल आप देख लो, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपको रात 9 बजे इन दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगा।
मेरा बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि मैं इसमें आपको वीडियो अपलोड करके दूंगा, बिकॉज एक टाइम बाउंड मैनर में लेक्चर आपका खत्म हो सकता है और आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख दें, प्रॉपर शेड्यूल्ड होता है। लाइव आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए हाँ, यहाँ पे आपको UPSC 25 कोड यूज़ करोगे तो अमाउंट 50% से रिड्यूस हो जाएगा। इस नंबर पे अगर है ना, तो अगर आप 9057921649 पे मैसेज करते हैं तो उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी और आप इसमें पूरा का पूरा जो है जो भी ऑफर होगा उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अब आप ये देखो कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्रीलिम्स के लिस्ट बना लेना, बहुत सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर, IAR, पॉलिटी, हिस्ट्री, अब आपको यही नहीं समझ में आएगा कौन कहाँ से पढ़ना। इसमें मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अगर कॉस्ट भी निकालोगे ना 300 400 500 रुपये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 4500 के आसपास जो प्राइस है, और उसमें सब कुछ कवर्ड आपका है आफ्टर डिस्काउंट। अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो ये अमाउंट लगभग जो इतना ही है, और उसमें सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। और अल्टीमेट तरीके से टू द पॉइंट कंटेंट होगा, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अच्छा कंटेंट होगा, ठीक है। और एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई जरूर से की होगी, जिससे कि UPSC के ट्रेंड को आप जरूर से समझे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।